तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे संघवाद। क्या पढ़ रहे थे? संघवाद। तो इतने अच्छे से समझाया जा रहा है कि आप लोग केवल एक बार अगर समझ लेंगे ढंग से तो पूरा तैयार हो जाएगा। क्या करना है? केवल समझना है। अगर समझ ले रहे हैं, तैयार हो जा रहा है, और नहीं तैयार हो रहा तो नोट्स के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, नोट्स भी दे दिया जाएगा। ठीक, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दिया ही जाएगा। ठीक, उसके साथ में तो हम देखते हैं, हमें एक टॉपिक मिला था, अनुसूचित भाषाएं क्या होती हैं। अनुसूचित भाषाएं होती क्या है? अगर देखा जाए अनुसूचित भाषाएं क्या होती हैं, तो ऐसी भाषाएं जो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। तो संविधान की मान्यता प्राप्त जो भाषाएं उन्हीं को क्या कहते हैं? अनुसूचित भाषाएं। तो ये ध्यान रखिएगा, विकल्प में आ सकता है। तो हम देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, भाषाई राज्य क्यों जरूरी है। अगर देखा जाए तो भाषाई राज्य क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं राज्य की अपनी राजभाषाएं हैं और प्रत्येक राज्य अपना काम उसी भाषा में करता है। ठीक, अब जैसे गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इसी तरह जो पंजाब है पंजाबी, कई तरह की भाषाएं हैं। तो ये जो भाषाएं हैं उन्हीं के आधार पर अपने राज्य का काम करते हैं। तो अपने राज्य का काम जो इनका हो रहा है उसको कैसे किया जा रहा है। ठीक, तो उसको हम देखते हैं। संविधान के अनुसार हम जानते हैं कामकाज की भाषाओं के तौर पर अंग्रेजी को कब बंद हो जाना चाहिए था? 1665 ईस्वी में। लेकिन जो गैर हिंदी भाषाई प्रदेश हैं, जो गैर हिंदी भाषाई प्रदेश थे, उनकी मांग थी कि इसको ना बंद किया जाए, इसको अंग्रेजी को बैन कर दिया गया होता, लेकिन नहीं बंद किया गया। क्यों? क्योंकि गैर हिंदी भाषाओं की मांग थी कि अंग्रेजी को जारी रखा जाए, अंग्रेजी को रहने दिया जाए भाषा के रूप में। ठीक, हमें देखने को मिला कि तमिलनाडु में इस मांग के रूप ने उग्र रूप ले लिया था। ये जो भाषा की मांग हो रही थी उसके उग्र ने कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में उग्र रूप ले लिया। तमिलनाडु में उग्र रूप ले लिया। किसने? भाषा ने, भाषा की मांग ने, भाषा की मांग ने उग्र रूप ले लिया। कहां पर? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में उग्र रूप ले लिया तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इससे नुकसान ये हुआ कि केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजों को राष्ट्रीय भाषा कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अब इस पे जब बहुत ज्यादा उग्र रूप ले लिया गया तो इसमें हमें क्या करना पड़ा? तो हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित करने के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया। क्या घोषित किया गया? राजकीय भाषा। इसलिए जिससे कि विवाद सुलझ जाए, अंग्रेजी भाषा सब लोग पढ़ेंगे, सबको बराबर माना जाएगा। इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते इसको राजकीय भाषा मान्यता दी गई कि जिसके कारण यहाँ भी विवाद ना हो, और ये तमिलनाडु के उग्र रूप को रोकने के लिए दोनों भाषाओं को मान्यता देनी पड़ी। ठीक, अनेक लोगों को मानना था कि इस समाधान में अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। जो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनसे क्या होगा? अंग्रेजी जो बोलते हैं उनको लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी का थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि केंद्र सरकार तो चाह रही है कि राजभाषा को और बढ़ावा दिया जाए, राष्ट्रीय भाषा जो उसको और बढ़ावा दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ये भी नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती? केंद्र सरकार ये नहीं कर सकती है कि जो दूसरी भाषा बोलने वाले राज्य हैं उनके ऊपर ये हिंदी थोप दिया जाए। ये भी नहीं कर सकती है, क्योंकि जानते हैं अगर ऐसा करेंगे तो वहां के लोग क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे कि हमारा भाषा कुछ और है, जब हम इस भाषा में नहीं बोल सकते, हिंदी भाषा में नहीं बोल सकते हैं, तो हिंदी भाषा हमारे यहाँ क्यों लागू किया जा रहा है? तो ऐसा नहीं कर सकती केंद्र सरकार। ठीक, हम देखते हैं कि भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में तो लचीला रुख अपनाया, उसी को हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। अब जानते हैं श्रीलंका के बारे में हम लोग पढ़े थे कि अगर ऐसा रुख ना अपनाया गया होता, ऐसे ना किया गया होता कि तमिलनाडु को देखते हुए दोनों भाषाओं को, अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा मान्यता ना दी गई होती और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा, अगर ऐसा ना किया गया होता तो कहीं ना कहीं श्रीलंका की श्रेणी में हम भी आ जाते। भाषा के कारण हमारे यहाँ भी भेदभाव, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता, जो हमें देखने को मिला बगल में श्रीलंका में, तमिल और किसको लेकर? सिंगली भाषा को लेकर। तो उसी को बचाने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया? दोनों भाषाओं को समान मान्यता दी, और ये नहीं कहा कि अगर जहां पर हिंदी नहीं बोल पाएंगे उनको भी हिंदी पढ़ना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं, आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। ठीक, हम देखते हैं अब भाग में भाषाई विविधता क्या है। भारत में भाषाई विविधता। ठीक, भारत में भाषाई विविधता देखते हैं, उसमें ये भाषाई राज्य क्यों जरूरी है उसके लिए पढ़ा गया। अब हम देखते हैं भाषाई विविधता क्या होती है। तो पहले हम देखते हैं भारत में भाषाई विविधता। हम भारत पढ़ रहे हैं तो भारत में ही देखेंगे, भारत में भाषाई विविधता। भाषाई विविधता ठीक, अब भाषाई विविधता में हम देखते हैं तो भारत में जो भाषाई विविधता उसको कैसे किया गया? तो जब 1991 की जनगणना के अनुसार हम देखते हैं, कब की? 1991 की जनगणना के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत में 1500 से
अलग भाषाएं, 1500 से अधिक अलग भाषाएं हैं। अलग भाषाएं हैं। इस भाषाओं को मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया। इन भाषाओं को मुख्य भाषा के समूह में रखा गया। ठीक, मतलब जो भारत के संविधान में हमें देखने को मिला 1991 के अनुसार जब जनगणना हुई थी भाषा की, उस दौरान हमें देखने को मिला कि कितनी भाषाएं हैं, 1500 से अधिक भाषाएं अलग बोली जा रही हैं। तो उनको क्या देखने को मिला, मुख्य रूप से भाषा के समूह के रूप में रखा गया। किसको, इन्हीं भाषाओं को, जो 1500 भाषाएं थी इनको मुख्य भाषा के रूप के समूह में रखा गया। ठीक, आगे हम देखते हैं उदाहरण के लिए भाषा का कुछ नाम लिखा जा रहा है। भोजपुरी क्या है, कहाँ बोली जाती है, ज्यादातर बिहार में। मगधी, उसके बाद बुंदेलखंडी, ये सब भाषा है। क्या है, भाषा। बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, उसके बाद राजस्थानी, आगे है भीली और रुई, ये सब भाषा है भैया। भीली और रुई, भीली और कई है, सॉरी भी और कई। ठीक, भीली भाषा और कई भाषाएं। ठीक, ये हो गए। हमें देखने को मिला कि विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी भारत में 114 मुख्य भाषाएं हैं। भारत की मुख्य 114 भाषाएं हैं। कितनी है, भारत की मुख्य 114 भाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा। ये हो गए। आगे हम देखते हैं, इसमें से 22 भाषा संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें से 22 भाषा संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक, तो हमें ये देखने को मिला भारत में जो भाषा विविधता किस प्रकार से है। ठीक, जो हमें देखने को मिला 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 1500 भाषाएं थी, जिसमें से सभी को सामान्य मुख्य भाषा माना गया। लेकिन उसी में से कुछ एग्जाम्पल दिया गया, भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कई अन्य भाषाएं। भारत की जो मुख्य अभी भी जो भाषा है, सबको छोड़ते हुए भी 114 भाषाएं मुख्य हैं। कितनी, 114। तो पूछा जाता है भारत की वर्तमान में मुख्य कितनी भाषाएं हैं, तो 114। ध्यान रखिएगा, विकल्प में आ सकता है, ये भी आ सकता है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या कितनी थी। ठीक, और इनमें से 22 भाषा 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त है, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। ठीक, तो अब हम देखते हैं आगे भारत में विकेंद्रीकरण। क्या देखते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है, भारत में विकेंद्रीकरण क्या होता है। भारत में विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण हम देखते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण। अब भारत में विकेंद्रीकरण होता क्या है, तो भारत में जो विकेंद्रीकरण किस प्रकार से उसको हम देखते हैं। तो भारत एक विशाल देश है। कैसा देश, भारत एक विशाल देश है जहां 2 स्तरों वाली सरकार काम करती है। कितने स्तरों वाली, 2 स्तर वाली, 2 स्तर वाली सरकार, 2 स्तर वाली सरकार काम करती है। कितने स्तर वाली, 2 स्तर वाली सरकार काम करती है। पहला कौन सी है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, और दूसरा है राज्य सरकार एवं राज्य सरकार, राज्य सरकार। ठीक, ये काम करती हैं। हमें देखने को मिला कि भारत जो हमारा एक बहुत बड़ा विशाल देश है, इसमें 2 स्तर की सरकारें काम करती हैं। पहला है केंद्र सरकार और दूसरा है राज्य सरकार। और भारत के कुछ राज्य तो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। भारत में जो कुछ राज्य ऐसे हैं जो यूरोप से कई देशों से बड़े हैं, जैसे एग्जाम्पल में कहा गया था कि हम देखते हैं भारत के जो कुछ राज्य हैं, भारत के कुछ राज्य यूरोप के कई देशों से बड़े हैं, कई देशों से बड़े हैं। अब जैसे हम देखते हैं, जैसे यूपी मतलब उत्तर प्रदेश हमारा देखो यूक्रेन से युद्ध हो रहा था, यूक्रेन से काफी बड़ा है। ठीक, तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो हमारे राज्य हैं यूरोप के कई देशों से बड़े हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा है। देखते हैं जनसंख्या जो देखते हैं वो यूपी का, तो यूपी का जनसंख्या 2011 के अनुसार है 19 करोड़, कितना, 19 करोड़। लेकिन 2024-25 के अनुसार बताया जा रहा है, आंकड़ा लगाया गया है कि लगभग 24 करोड़ है। कितना, 24 करोड़। ये अभी
जनगणना नहीं हुआ, उससे कंफर्म नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया गया है। ठीक, तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि ये कहा जा सकता है कि जनसंख्या कितनी है, तो 24 करोड़। ठीक, तो उसके हिसाब से हम जानते हैं जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ा है। इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली खान पान और संस्कृति की विविधता देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर कई भाषा के लोग, संस्कृति में विविधता, खान पान में विविधता देखने को मिलती है। और कई स्थानीय मुद्दे जैसे ऐसे देखने को मिलते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। ठीक, और उसके बाद स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र के लोगों को सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है, और इसलिए भारत सरकार को एक तीसरे स्तर की सरकार बनाने की जरूरत महसूस हुई। मतलब तीसरे स्तर की सरकार जो बनाएगी, कौन सी सरकार? स्थानीय सरकार इसलिए बनाएगी क्योंकि जानते हो स्थानीय लोगों को जो परेशानी हो रही है उसको ना हो, उसको खत्म करने के लिए सरकार का गठन किया गया, जिसका क्या नाम था? स्थानीय सरकार। तो यही भारत में विकेंद्रीकरण कि भारत के विशाल देश है, भारत में केवल अगर देखा जाए 2 स्तर की सरकारों को रखकर हम पूरा निपटारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो क्या है, कई यूरोप के देशों से भी बड़े हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूपी लिया गया कि इसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो ऐसे राज्यों में स्थानीय लोगों का निपटारा करने के लिए स्थानीय सरकार का होना जरूरी, तो इसलिए भारत में स्थानीय सरकार बनाया गया, एक और सरकार बनाएगी जिसका क्या नाम था? स्थानीय सरकार। तो हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं पंचायती राज क्या होता है। क्या देखते हैं? पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज होते क्या हैं? अगर देखा जाए पंचायती राज क्या होते हैं, तो गांव के स्तर पर स्थानीय शासन पंचायती राज कहलाता है। क्या कहलाता है? गांव के स्तर पर, गांव के स्तर पर पंचायती शासन पंचायती राज्य कहलाता है, राज्य कहलाता है। ठीक, तो गांव के स्तर पर पंचायती शासन पंचायती राज्य कहलाता है। ठीक, तो उसी में हमें देखने को मिला कि दिसंबर 1992 में, कब ये कब बनाया गया था उसको हम देखते हैं। तो दिसंबर 1992 में भारतीय संसद ने संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन को मंजूरी प्रदान की। कब? दिसंबर 1992 में, दिसंबर 1992 में 92 के संविधान के 73वें व 74वें संशोधन को मंजूरी प्रदान की। किसको? संशोधन को मंजूरी प्रदान की। ठीक, तो मंजूरी प्रदान की, उससे हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला? तो मंजूरी प्रदान की, इसके तहत भारत ने स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया एवं भारत में पंचायती राज व्यवस्था पर मजबूत बनाया गया। उसके बाद जब ये मंजूरी प्रदान हुई तो उसके बाद हमें देखने को मिला कि पंचायती राज व्यवस्था की मांग की गई और वहां पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया, मंजूरी दी गई, पंचायती राज व्यवस्था को मंजूरी दिया गया था। कब? तो हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है, ये बताया गया आप लोग को। क्या होता है कि गांव के स्तर पर पंचायती शासन पंचायती राज व्यवस्था कहलाती है। ठीक, हम देखते हैं दिसंबर 1992 में संविधान के 73वें व 74वें संशोधन में इसको मंजूरी दी गई। वहां के हालात को देखते हुए गांव को पंचायती राज की जरूरत थी, इसलिए इसको मंजूरी दी गई स्थानीय सरकार द्वारा। किसके द्वारा? स्थानीय सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दी गई, किसको? पंचायती राज को। ठीक, उसके बाद जो हमारा है 1992 में पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान क्या थे? अगर देखा जाए तो ये 1992 में जो मंजूरी दिया गया था, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के क्या प्रावधान थे? 1992 में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान क्या क्या थे? ठीक, तो अगर देखा जाए क्या क्या प्रावधान थे, तो हम पहला जो लिख रहे हैं, अब स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्य है। अब स्थानीय चुनाव संवैधानिक रूप से कराना बाध्य, मतलब आप संवैधानिक रूप से चुनाव करा सकते हैं। किसका? स्थानीय का, क्योंकि मंजूरी मिल गई किसके द्वारा? 73वें 74वें संशोधन के द्वारा। ठीक, और कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो। कितना? कम से कम मंजूरी क्या क्या दी गई थी? कम से कम 1/3 पद
1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो। ये कहा गया कि 1/3 पद किसके लिए आरक्षित हो? महिलाओं के लिए। ठीक। उसके बाद हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव करने के लिए राज्य चुनाव आयोग, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। राज्य चुनाव आयोग नामक संस्था का गठन किया गया। ठीक। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ा। अब जो राज्य सरकार के उनका कुछ अधिकार किसको देना पड़ा? स्थानीय सरकार को कुछ अधिकार देना पड़ा। देखो, मतलब ये जो 1992 का पंचायती राज शासन व्यवस्था का प्रावधान बनाया गया था, उसके तहत क्या क्या बातें रखी गई? ये अब स्थानीय चुनाव संवैधानिक रूप से बाध्य है। ठीक। अब हम देखते हैं, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए और हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक संस्था का गठन किया गया था। ठीक। उसके बाद स्थानीय सरकार को कुछ पावर देना पड़ा, शक्तियों को बांटना पड़ेगा, शक्तियां देना पड़ा। किसको? राज्य सरकार के द्वारा कुछ शक्तियां किसको देना पड़ा? स्थानीय सरकार को। ठीक। तो हो गया हमारा पंचायती राज व्यवस्था। अब हमारा एक है जो ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत हम देखते हैं होता क्या है। ग्राम पंचायत क्या देखते हैं? ग्राम पंचायत। ठीक। तो ग्राम पंचायत हम देखते हैं। एक वर्ड में आप लोग बताइए ग्राम पंचायत। अधिकतर लोग गांव से ही आते हैं, तो ग्राम पंचायत का मतलब आप लोग जानते हैं। होता क्या है? ग्राम पंचायत अगर पूछा जाए तो प्रत्येक गांव या ग्राम समूह की एक पंचायत होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। ठीक। जैसे प्रत्येक गांव का एक ग्राम पंचायत है जिसमें कई सदस्य शामिल होते हैं, उसमें एक अध्यक्ष होता है, वही क्या कहलाता है? हमारा ग्राम पंचायत। तो इसको बताना, ये बता दिया गया, वर्ड आ गया था। ठीक। उसके बाद जो हमारा है पंचायत समिति क्या होती है? पंचायत समिति क्या होती है? तो हम इसका भी परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका भी परिभाषा लिख दिया जा रहा है। प्रत्येक गांव या ग्राम समूह की एक पंचायत होती है। इसमें कई सदस्य होते हैं। होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। कौन होता है? अध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है। ठीक। ये हो गया। हम देखते हैं पंचायत समिति क्या होती है। पंचायत समिति ठीक। पंचायत समिति क्या होती है? तो पंचायत समिति हम देखते हैं पंचायत समिति होती क्या है। तो पंचायत समिति कई ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति का गठन करते हैं। इनके सदस्यों का चुनाव उन इलाकों के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। इनके सदस्यों का चुनाव पंचायत सदस्य मिलकर करते हैं। देखो, ये हो गया हमारा ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। मतलब प्रत्येक गांव
या गांव ग्राम समूह की एक पंचायत होती है, इसमें एक कई सदस्य होते हैं और इसका एक अध्यक्ष होता है। और पंचायत समिति कई ग्राम पंचायत को मिलाकर एक पंचायत समिति का गठन होता है, इसके सदस्यों का चुनाव पंचायत सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक, अब हमारा जो है कि पंचायतों की मुख्य परेशानियां क्या होती हैं। अगर पंचायत है तो वहां पर कुछ दिक्कतें भी होंगी ना, क्योंकि जानते हो अगर हम देखते हैं कोई भी सरकार है तो उसमें दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं ग्राम पंचायत की परेशानियां, पंचायतों की मुख्य परेशानियां, पंचायतों की मुख्य परेशानियां, मुख्य परेशानियां क्या होती हैं। अब देखा जाए तो पंचायतों की सबसे बड़ी जो परेशानी होती है उसमें हमें देखने को मिलेगा कि जागरूकता का अभाव होता है। क्या होता है? जागरूकता का अभाव। अभी समझा रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, पहले लिख लिया जाए कि जागरूकता का अभाव। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा धन का अभाव, धन का अभाव। फिर हमें देखने को मिलेगा कि अधिकारी की मनमानी, अधिकारियों की मनमानी, ठीक। अगला हम जो देखते हैं उसमें देखने को मिलेगा जन सहभागिता की कमी, ठीक। और हम देखते हैं उसमें तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय पर वित्तीय सहायता ना उपलब्ध कराना, इसको नहीं देखते हैं, इसको लिखते हैं चुनाव नियमित रूप से नहीं होता, चुनाव नियमित रूप से नहीं होता, ये हो गया। अब हम देखते हैं पंचायतों की मुख्य विशेषता में देखने को मिला कि क्या होती है, पंचायतों की परेशानियां भी होती है। उसमें हम देखें विशेषता नहीं परेशानी, सॉरी, तो जो परेशानी क्या है, जागरूकता का अभाव। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जागरूकता का अभाव। लोग जागरूक नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर आगे धन का अभाव, धन की भी कमी होती है। गाँव में देखो बहुत ज्यादा धन भी नहीं होता है। उसके बाद अधिकारियों की मनमानी भी होती है, अधिकारियों की मनमानी, जो अधिकारी होते हैं अपना मनमानी करते हैं क्योंकि जानते हैं इनको कुछ अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। उसके बाद जन सहभागिता की कमी, अगर कोई वहां पर यहाँ में देखने को मीटिंग होगा, पंचायत में बुलाया जाएगा सबको, तब भी सब नहीं आएंगे, कहेंगे क्या मतलब है जाने का, कुछ फायदा होगा ही नहीं। तो जन सहभागिता की कमी होती है और चुनाव नियमित रूप से नहीं होता। चुनाव जो होता है उससे कोई मतलब नहीं होता, बहुत लोग जनता को सोचती है बस हमें वोट दे देना, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे जो हमारा है जिला परिषद। क्या देखना है, जिला परिषद क्या होता है, जिला परिषद। तो आगे देखते हैं जिला परिषद क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जिला परिषद। क्या देखते हैं, जिला परिषद, ठीक। तो थोड़ा पानी वानी पीने चले गए थे क्योंकि जानते हो बोलते बोलते प्यास भी लग जाता है। जिला परिषद, जल ही जीवन है, ध्यान रखना। क्या है, जल संसाधन पढ़ा गया था, उसमें बताया गया था कि जल ही क्या है, जीवन है, तो इसलिए जल को पीना आवश्यक है, ठीक। तो हम देखते हैं जिला परिषद क्या होता है। तो अगर देखा जाए जिला परिषद, किसी जिला की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन, जिला परिषद का गठन होता है, जिला परिषद का गठन होता है। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक। आगे जो है हमारा आगे है कि जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है, चुनाव होता है। उसके बाद हम देखते हैं तो जिला परिषद का प्रमुख, इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है।
ठीक, ये हो गया जिला परिषद हमारा। अगर देखा जाए तो जिला परिषद हम देख रहे हैं, जिला परिषद क्या होता है कि किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर किसका गठन होता है, जिला परिषद का गठन। ठीक, जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है, मतलब जिला परिषद का जो प्रमुख होता है क्या होता है, इस परिषद का, मतलब जिला परिषद का प्रधान होता है। ठीक, आगे हम देखते हैं नगर निगम। क्या देखते हैं, नगर निगम, लास्ट हमारा टॉपिक है नगर निगम। ठीक, नगर निगम देखते हैं। तो नगर निगम क्या होता है, इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में काम करती हैं। इसका मतलब होता है शहर में काम करने वाली संस्था, शहर में काम करने वाली संस्थाएं नगर निगम काम कहलाती हैं। और छोटे शहरों में नगर पालिका होती है, छोटे शहरों में नगर पालिका होती हैं। छोटे शहरों में क्या होती हैं, नगर पालिका होती हैं। और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं कि नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका और नगर निगम का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, जिनको चुना जाता है, प्रतिनिधि करते हैं। ठीक, ये हो गया। अगला हम देखते हैं एक और, नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। तो नगर निगम का पदाधिकारी कौन होता है, नगर निगम का पदाधिकारी मेयर होता है, ठीक, उसे मेयर बोलते हैं। देखो, ये हो गया हमारा आज का लास्ट टॉपिक कंप्लीट। तो हमारा चैप्टर लगभग से ये समाप्त हुआ है। ये देखिए आप लोग नगर निगम और जिला परिषद। ठीक, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो हमारा चैप्टर आज इसी पे समाप्त होता है। और ध्यान से सुनिए, इसका जल्द ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिए। ठीक, तो फिर मिलेंगे कहाँ, नेक्स्ट वीडियो में।